शौहर को मारने की वजह जब इशरत जहां ने बताई तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। इशरत जहां का कहना था कि मेरा शौहर हैदर अली हल्दी वाले दूध के साथ कोई खास दवाई खाता था और उस दवाई को खाने के बाद मेरे साथ वो संभोग करता था और जब तक बिस्तर खून से लाल नहीं हो जाता था तब तक वो मुझे छोड़ता नहीं था। और ये एक दिन का मामला नहीं था, ये तब होता था जब तक वो बम्बई से मेरे पास आता था। उन 5 दिनों में वो मेरी ऐसी हालत कर देता था कि मैं उठने के काबिल भी नहीं रह पाती थी। तो बताओ मैं क्या करती। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो मेरी बात को मानता नहीं था, बल्कि हल्दी वाले दूध के साथ दवाई खाने की उसको लत लग चुकी थी और वो दवाई खाने के बाद ही मेरे साथ वो संबंध बनाता था। इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। दोस्तों और साथियों, इस तरह के मामलात और इस तरह के हालात जब शौहर बीवी के बीच में पैदा होते हैं तो बड़ा दुख होता है। शौहर बीवी का रिश्ता जो होता है वो बड़ा ही संवेदनशील और बड़ी ही प्यार मोहब्बत का होता है। आप बीवी से ये समझो कि उसके साथ आप दवाइयों का इस्तेमाल करके और एक्स्ट्रा ताकत अपने अंदर भर करके उसके ऊपर मर्दानगी दिखाओ, तो ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, बल्कि बीवी और शौहर का रिश्ता एक प्यार भरा रिश्ता होता है। हाँ, कभी अगर आपको कोई शिकायत है आपके अंदर टाइमिंग की या कुछ इस तरह के मामलात है कि आप के अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उसके लिए आपको के दूध के साथ किन दवाइयों का सेवन करके आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हो या क्या है, वो चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। और वो हल्दी वाले दूध और दवाई का क्या मसला है, वो कौन सी दवाई है जो हल्दी वाले दूध के साथ खाई जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए और सुनते रहिए। और ये इशरत जहां और हैदर अली की जो कहानी सामने आई है ना दोस्तों, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली और ये सोचने वाली है कि एक बीवी अपने शौहर से जितना प्यार चाहती है उतना प्यार उसको ठीक ठाक मिल रहा है, उसके बाद वो शौहर फिर दरिंदा क्यों बन जाता है। दोस्तों और साथियों, कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संभोग करेंगे तो उनकी पत्नी खुश भी रहेगी और इधर उधर ताक झाक भी नहीं करेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि दोनों सुखी रहें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पत्नी को अपनी मुट्ठी में दबा करके रखो, उसके ऊपर मर्दानगी दिखाते रहो तो वो आपसे खुश रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये सारे ही मामले गलत साबित होते हैं। कुछ पत्नियां अपने पतियों को इसलिए मरवा देती हैं कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते, इसलिए वो दूसरे लोगों के संपर्क में आ जाती है और फिर वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों का कत्ल करवा देती है। इस तरह की आपने अनेकों वारदातें सुनी हैं। लेकिन आज की जो वारदात है, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार ये पति समाज करे तो क्या करे, कहां जाए, किससे अपनी पीड़ा सुनाए। एक शौहर को उसकी बीवी ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ ज्यादा मात्रा में संभोग करता था। महीने में सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए घर आता था क्योंकि वो पत्नी से दूर रहता था और उसका मानना था कि वो पत्नी से दूर रहता है, इसलिए वो उन 5 दिनों में पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर दे ताकि अगले 25 दिन तक वो किसी भी आदमी का ख्याल भी उसके मन में ना आए। तो इसलिए वो जब अपनी पत्नी के करीब जाता तो कुछ शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल करता और फिर उन 5 दिनों में उसकी हालत ऐसी कर देता कि मानो कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग उसने फतह कर ली हो। उन 5 दिनों में उस औरत की जो पीड़ा होती थी वो शायद किसी से बयान करने लायक नहीं होती थी। औरत सिर्फ अपने उस शौहर से कहती कि ये आप किस तरह की दरिंदगी मेरे साथ कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप 1 महीने का खाना 5 दिन में खा लोगे, तो क्या ये संभव है? ऐसे ही आप महीने में 25 दिन बाहर रहते हो, 5 दिन के लिए घर आते हो और इन 5 दिनों में आप पूरे महीने का संभोग मुझसे करना चाहते हो, तो मैं किस तरह से इसको बर्दाश्त करूंगी। लेकिन पति था कि वो मानता ही नहीं था। अब
इस मामले में पत्नी ने पति से पीछा छुड़ाने के लिए वो जो तरीका अपनाया दोस्तों, वो तरीका सही नहीं था। लेकिन पति था कि बस उसके दिमाग में एक यही टेंशन थी कि मैं घर के बाहर रहता हूं, पत्नी जो है उसकी कहीं इधर उधर जो है ताक झांक ना करे, तो इसलिए वो उसका महीने भर का कोटा 5 दिन में पूरा कर दे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनिए ये दिलचस्प कहानी दिल थाम करके कि फिर उस पत्नी ने जो किया वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक होने वाला था। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूंगा। फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। अगर आप यूट्यूब सफर जिंदगी, जबरदस्त स्टोरी चैनल, इन तमाम और दास्तान जिंदगी और ज़बरदस्त स्टोरी 2.0 ये तमाम जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल जो है वो दास्तान ज़िंदगी, इन सब पर आप मुझे देखते हो तो फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप हमारे फेसबुक परिवार या यूट्यूब परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए। चलिए विस्तार पूर्वक कहानी शुरू करता हूँ। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं। दोस्तों ये जोड़ा जो है शादीशुदा जोड़ा है, हैदर अली इसका नाम है और इसकी पत्नी का नाम है इशरत। इशरत और हैदर चंपारण ज़िले के रहने वाले हैं और कुछ दिनों से सूरत में आकर के रहने लगे। पहले सूरत में हैदर ने काम किया, लेकिन फिर सूरत में उसको काम करने में मज़ा नहीं आया, तो उसकी अच्छी खासी जो है वो काम की सेटिंग बन जाती है मुंबई में। पत्नी रहती है महाराष्ट्र के सूरत में और ये हैदर जो है वो रहने लगता है काम के सिलसिले में मुंबई में। तो अब जाहिर बात है मुंबई और सूरत की दूरी आप जानते ही हो काफ़ी है, तो इसलिए हर रोज़ आना या हफ्ते 10 दिन में आना मुमकिन नहीं था। लेकिन महीने में एक बार हैदर अपने घर सूरत में ज़रूर आता था, क्योंकि चंपारण ज़िला छोड़ करके ये आ गए थे और सूरत में अपना घर बार बना लिया था। और फिर कारोबारी सिलसिले में हैदर का काम जो है वो मुंबई में जम जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हैदर ने ये सोचा कि यार मुंबई में काम बढ़िया अच्छा चल रहा है, अब बीवी को तो साथ नहीं रख सकता, तो क्या होगा कि एक महीने में वो घर में चक्कर लगा दिया करेगा, 2-4-5 दिन अपना घर रहेगा और फिर चला जाया करेगा। तमाम दुनिया इसी तरह से करती है। लेकिन हैदर के दिमाग में एक शक ऐसा पनपने लगा था जिस शक का इलाज जो है ना वो आसानी से नहीं होता, क्योंकि जब किसी भी इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो उसके दिमाग में खुराफाती जो है ना शक पैदा हो जाता है। तो अब वो कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। शक हो या वहम हो, तो इस तरह के हालात जब बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान बर्बादी के रास्ते की तरफ चलने लगता है। ऐसे ही हैदर भी था। हैदर के दिमाग में ये बात आ गई कि यार वो घर के बाहर रहता है, उसकी बीवी खूबसूरत है, जवान है और एक आकर्षित लोग उसकी तरफ देखकर आकर्षित हो सकते हैं, इस तरह की वो पर्सनैलिटी है उसकी बीवी की। और वो रहता है पूरे महीने बाहर, सिर्फ 5 दिन के लिए घर जाता है। तो कहीं उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित ना कर ले, क्योंकि अब इंसान है, इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, हर इंसान को जो है वो मन करता है। अब मैं रहता हूँ बाहर, अगर मेरी बीवी ने इधर उधर किसी के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए तो यार मैं तो किसी काम का नहीं रहूँगा, फिर मेरी तो दुनिया लूट जाएगी। यही सब दिमाग में उसके खुराफाती ख्यालात आने लगे। तो उसने सोचा कि फिर कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिससे कि बीवी की ख्वाहिशात जो है वो बीवी के जो अपने जिस्मानी ख्वाहिशात है वो ज़्यादा जो है उसको परेशान ना करे। उसने सोचा कि वो जब घर जाएगा तो 5 दिन घर में बिताता है वो, तो उन 5 दिनों में ही वो पूरे महीने का उसका कोटा पूरा कर देगा। इसलिए उसने किसी ऐसे आदमी से संपर्क किया जो शक्तिवर्धक दवाइयों का जानकार था कि भाई वक्तिया तौर पर 2-4 दिन के लिए अगर वक्त गुजारना है बीवी के साथ, ज़्यादा उसके साथ संभोग करना है तो क्या करना चाहिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें उसने जो है वो अब इस बारे में खोजबीन शुरू कर दी। तो बस वो कहते हैं ना कि जो आदमी जिस तलाश में लग जाता है उसको वो चीज़ मिल ही जाती है, हासिल हो जाती है। अब ये आदमी जो था हैदर भी, इसके दिमाग में जो खुराफाती आइडिया आया था और इस आइडिया के तहत जब इसने मशवरा लिया किसी डॉक्टर या हकीम से, तो उसने कुछ दवाइयाँ इसको बताई कि इन दवाइयों को हल्दी वाले दूध से पी लिया करना
और जो हल्दी वाला दूध गर्म इस्तेमाल करोगे उन दवाइयों का सेवन करने के बाद उसके आधे घंटे के बाद आप बीवी के पास जो है वो जाना, और जाहिर बात है कि आपकी बीवी जो है वो आपसे पनाह मांगेगी। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ समझाना और बताना ये है कि कुछ लड़के या कुछ लोग ये समझते हैं कि बीवी के ऊपर रोब जमा कर, यानी उसके साथ इस तरह से हमबिस्तरी करके उसको दुख पहुंचा के, उसको पीड़ा पहुंचा के और अपनी मर्दानगी आप उसके ऊपर साबित करना चाहते हो ना, तो ये चीज़ भी बीवी को ज़्यादा जो है ना कुछ दिनों ही वो बर्दाश्त करेगी आपकी इन हरकतों को, लेकिन फिर ये हरकतें आपकी हमेशा के लिए चलने वाली नहीं होती है। बीवी भी परेशान हो जाती है और वो आपकी मर्दानगी का लोहा मानने की बजाय, आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने की बजाय वो आपसे नफरत करने लगती है। और यही नफरत का नतीजा हुआ था हैदर अली को भी, जिसने उसका खामियाजा भुगता, क्योंकि इशरत जो है वो अपने शौहर हैदर से परेशान हो चुकी थी। हैदर जब घर आता तो बस अब उसके दिमाग में यही था कि इन 5 दिनों में बीवी के ऊपर मर्दानगी जमानी है और उसको अपनी मर्दानगी का लोहा मनवाना है, ताकि वो अगले 25 दिनों से इस बारे में सोच भी ना सके। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, ये सिलसिला लगातार चलने लगा। वो बीवी जो अपने पति को एक नॉर्मल इंसान समझती थी, जिस बीवी ने अपने शौहर से कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि आपका साथ मुझे कम लगता है या आपसे मैं खुश नहीं हूं, इस तरह के तो मामलात और हालात है ही नहीं थी। इशरत जो थी, जितना भी उसको अपने शौहर से मिल रहा था वो इतना काफ़ी था जो औरत की ख्वाहिशात को पूरा कर दे। यानी कुल मिलाकर इशरत की वो ख्वाहिशात पहले से अपने शौहर हैदर के साथ सब पूरी हो रही थी, उसको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन हैदर को अपने दिमाग में उसने ये शक पाल लिया था कि वो अपनी बीवी को इस तरह से अब लेकर के चलेगा ताकि 25 दिनों में कोई आदमी उसके सामने आए भी तो उसका मन विचलित ना हो, उसको देखकर मेरी कमी उसको महसूस ना हो। ये सिलसिला लगातार चलने लगा। उन 5 दिनों में वो औरत अब अपने पति को अलग ही अंदाज में देख रही थी। वो एक ऐसा दरिंदा और जानवर सिफ्त इंसान था जो पूरी पूरी रात उसके साथ गलत हरकतें करता, गलत तरीके से पोर्न फिल्मों को देख करके, अंग्रेज़ों को देख करके, अंग्रेज़ी फिल्में देख करके वो उसके साथ वो दवाइयाँ खाने के बाद उसी तरह से संबंध बनाता और गलत तरीके से बीवी का इस्तेमाल करता। बीवी ने 1 दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, 1 महीना बर्दाश्त किया, 2 महीने, 3 महीने, ये सिलसिला लगातार चल निकला। यानी ये आदमी जो था वो अब ये समझता था कि वो अपनी बीवी को इतना सता देता है और इतनी मर्दानगी उसने उसके ऊपर जमा दी है कि अब वो किसी दूसरे की तरफ। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट अलग ही निकल करके आए। साइड इफ़ेक्ट ये निकल करके आए कि वो बीवी जो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसको बहुत अच्छा शौहर मानती थी, अब उसी शौहर के प्रति उस बीवी को नफरत हो गई कि ये इंसान तो जानवर बन गया है, इसने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दी है। जब ये मुंबई से घर आता था उन 5 दिनों के लिए, तो अब ये बीवी खुश नहीं होती थी अपने शौहर को देख करके, बल्कि ये बीवी डर जाया करती थी और ये बस यही दुआ करती थी कि या अल्लाह ये रात ना हो। ये शौहर इसका जो है रात होते ही दरिंदा और हैवान बन जाता है। ये वो हल्दी वाला दूध पीता है और फिर न जाने क्या खाता है और इसके अंदर जो है वो मतलब इतनी ताकत और ऐसा हैवान शैतान बन जाता है कि बस जिसको वो किसी से बयान भी नहीं कर सकती, किसी से कह भी नहीं सकती। यानी कुल मिलाकर के इशरत की हालत ये हो गई थी, ना कह सकती है और ना सह सकती है। सहा भी नहीं जा रहा था और किसी से कहा भी नहीं जा रहा था। वो अपने शौहर से इस बात को समझाने की कोशिश करती कि आप जो इस तरह की हरकतें मेरे साथ करते हैं मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि यही तो मर्द की पहचान है कि उसकी औरत उससे डर कर रहे और उसकी मर्दानगी पर कभी कोई शक न करे। बीवी कहती है कि मुझे तो आपकी मर्दानगी पर न पहले शक था न अब शक है, लेकिन जिस तरह से आप मुझे इन 5 दिनों में सताते हो, पूरी पूरी रात हो जाती है इस तरह की, मुझे
ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इतनी पीड़ा होती है। ये प्यार नहीं है, ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है, इसको प्यार नहीं कहते। लेकिन वो नहीं मानता था। फिर आखिरकार एक बीवी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि वो अपने इस जानवर पति, जो उसका पति पागल हो चुका है, और उस औरत ने सोचा कि जब कोई भी इंसान हो या जानवर हो, जब वो पागल हो जाता है तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है। इंसान जब पागल हो जाता है तो उसको पागल खाने में भेज दिया जाता है, और जब जानवर पागल हो जाता है तो फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो वो अब अपने पति को इंसान नहीं समझती थी, वो जानवर समझती थी कि ये आदमी इंसान से जानवर बन चुका है और ये जानवर पागल हो चुका है, और पागल का ठिकाना एक ही होता है, वो है जहन्नम। अब ये पत्नी इसी तरह से काम करने लगती है, और इस तरह के जब ये शौहर इसका जो है बाहर जाता, यानी मुंबई चला जाता कमाने के लिए, तो इस कश्मकश में रहती कि ये इससे छुटकारा कैसे मिले। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने, अब खाली रहती थी तो क्राइम पेट्रोल देखना शुरू किया, सावधान इंडिया देखना शुरू किया, इसने क्राइम अलर्ट देखना शुरू किया। जो क्राइम के सीरियल आते हैं ना जिन चैनलों पर, उस तरह के इसने सीरियल देखने शुरू किए। क्राइम पेट्रोल देखा, सावधान इंडिया देखा, क्राइम अलर्ट देखा, ये तमाम देखे, और इसके दिमाग में एक आइडिया आखिरकार इसे मिल ही जाता है। और जब वो आइडिया मिला तो उसके ऊपर काम करने का उसने सोच लिया है कि इस पागल इंसान से पीछा छुड़ाने का बस यही तरीका है। और फिर जब वो अगली बार आया और उसने कहा कि मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना करके लाओ, तो बस उस औरत ने हल्दी वाला दूध बना करके दिया। अब ये हल्दी वाला दूध जब इसने पिया तो इसकी तबीयत हो गई खराब। तबीयत खराब हुई तो ये अपने शौहर को लेकर के गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको देखा, दवाई दी और फिर घर भेज दिया। इसको कुछ आराम नहीं होता। अगले दिन फिर ये डॉक्टर के पास गया। इसी तरह से इसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि इन 4-5 दिनों में, जो इसके ये 3 छुट्टी के 4-5 दिन थे, ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मानो जैसे कि इसके शरीर के अंदर जान ही नहीं है। उसके बाद फिर ये 5वें दिन जब डॉक्टर के पास इसको लोग ले गए, तो जाते जाते ही डॉक्टर के पास तक इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि ये दम तोड़ देता है। दम तोड़ दिया, मर गया। मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि इसका जो असली घर था वो था चंपारण जिला, तो इसके घर वालों को भी खबर की गई, और सब आसपास रिश्तेदार जो इधर उधर प्रदेश में भी इसके जानने वाले थे, उन सबको खबर की गई, और सब लोग आ जाते हैं इसके जनाजे में शिरकत करने के लिए। अब मामला ये तय पाता है जब घर वाले वहां से जिला चंपारण से चल करके सूरत पहुंचते हैं कि इसको दफन कहाँ किया जाए। सारे मामला ठीक ठाक चल रहे थे, किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई थी कि इस आदमी की मौत किस तरह से हुई। हर आदमी यही समझ रहा था कि नेचुरल मौत है, और ये बीमार होने की वजह से, और अक्सर हो जाता है कि आदमी बीमार होता है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीमार रहने के बाद मौत हो जाती है, तो ये नेचुरल डेथ इसको सब समझ रहे थे, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उधर इशरत जो इसकी पत्नी थी, उसकी हालत ये थी कि वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। यानी पति की मौत का गम इतना था कि मानो जैसे कि सारी दुनिया का गम उसके जो है वो दिल पर बैठ गया हो, इस तरह से उसकी हालत थी। लोग बड़े हैरान और परेशान थे कि भाई मियाँ बीवी सभी बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन शायद इशरत अपने शौहर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी, जिस वजह से उसके सदमे में ये बेहोश भी हो रही है और इतनी इसको शिद्दत से तकलीफ भी हो रही है, गम भी हो रहा है। लेकिन अब मामला आता है दफन करने का। तो जो हैदर के घर वाले थे, चंपारण जिला से चल कर के आए थे, वो कहते हैं कि भाई हम इसको यहाँ दफन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको लेकर के जाएंगे अपने वतन, यानी अपने ज़िला चंपारण बिहार में, और वहीं पर हम इसको दफन करेंगे अपने भाई को। इस बात को लेकर के इशरत जो है, जब उसको पता चला कि ये लोग लाश को, यानी उसके पति की लाश को ले जाना चाहते हैं अपने यहाँ बिहार में, तो वो कहती है कि देखिए मेरे शौहर की लाश को ज़्यादा और न सताएं, इनको मरे हुए लगभग जो है आधा दिन से ज़्यादा हो चुका है, और मज़हब इस्लाम यानी हमारे मज़हब में ये भी लिखा है
कि मरने के बाद इंसान को ज़्यादा जो है वो इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको दफन कर देना चाहिए। और ये बात हकीकत है, मज़हब इस्लाम में यही कहा गया है कि मरने के बाद जल्दी से जल्दी बॉडी को दफना देना चाहिए। तो अब आप इस मेरे शौहर की बॉडी को वहाँ लेकर के जाओगे और इतना सफ़र होगा, ये होगा, तमाम दुनिया भर की बात है, इसकी बॉडी सड़ जाएगी, बदबू आने लगेगी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप इसको यही दफना दें, सूरत के किसी कब्रिस्तान में भी। इस बात को लेकर के बात जो है वो बहस में आ जाती है, जिद में आ जाती है। बीवी कहती है कि मेरे शौहर की लाश को यहीं दफनाया जाए, और घर वाले, उसके भाई और बाप, जो भी और परिवार वाले थे, वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने बेटे की बॉडी को लेकर के अपने बिहार में जाएंगे, जिला चंपारण जाएंगे। तो बात बहस में पड़ी, बीवी जिद करने लगी, क्योंकि बीवी ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उसके शौहर का दफन हो जाए, क्योंकि यहाँ तक जो है हालात बिल्कुल ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, किसी को कोई शक नहीं था। जब बीवी ज़्यादा जिद करती है अपने शौहर की बॉडी को वहीं दफनाने का, तो घर वालों को कहीं ना कहीं शक होने लगता है, और वो इसी शक की बुनियाद पर वहीं पर जो है वो सूरत में पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, और पुलिस के जब आला अधिकारी आकर के बॉडी का सही से मुआयना करते हैं, तो उन्हें भी कुछ ऐसा शक होता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। बस फिर क्या था, हैदर की लाश को जो भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हुआ, और जब रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए, सबके दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देते हैं, सुन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि हैदर की मौत जो है वो नेचुरल मौत नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी में जो है वो कुछ इस तरह के सिम्टम हैं, जो एक जहरीला पदार्थ उसको पहले खिलाया गया, और फिर धीरे धीरे जो है वो 4-5 दिनों में उसकी जहरीला पदार्थ खाने के बाद मौत होती है। ये खुलासा होना था कि अब इस तहकीकात के लिए बीवी को जो है वो बुला लिया गया। और जब मनोवैज्ञानिक तरीके से हैदर की बीवी इशरत से पूछताछ की जाती है, तो फिर वो पुलिस के सवालों का जवाब ज़्यादा देर तक नहीं दे पाती, और उसको कबूल करना पड़ता है कि उसने अपने शौहर को खुद मारा है, जानबूझकर मारा है, क्योंकि अपने शौहर से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी दुखी हो चुकी थी कि अब शौहर के जान लेने के अलावा उसके पास कोई रास्ता दूसरा है ही नहीं था जिससे वो उससे छुटकारा पा सकती थी। वरना तो उसके शौहर ने उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया था, नर्क से भी बदतर बना दिया था। वो ये दुआ करती थी उन 25 दिनों में, जब वो 25 दिन गुजर जाते थे, कि हे भगवान, या अल्लाह, मेरा शौहर मेरे पास ना आए, रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाए या वो मर जाए। लेकिन जब वो आ जाता था तो बस मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती थी। और जब वो बिस्तर पर मुझे बुलाता था, हल्दी वाला दूध पीने के बाद जो वो फिर पूरी रात मेरे साथ दरिंदगी करता था, मानो कि जैसे कि कोई मुझे सज़ा दे रहा हो। तो इस वजह से मैं अपने शौहर से परेशान थी। और फिर मैंने क्राइम पेट्रोल देखने के बाद, सावधान इंडिया देखने के बाद एक एपिसोड देखा, जिसमें कि एक पत्नी अपने पति को हल्का जहर दे करके मारती है, यानी कीटनाशक दवाई जैसे चूहे मारने की हो या इस तरह की हल्की मात्रा में उसको दी जाए। बस जब वो हल्की मात्रा में उसको देगी तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। रोज़ाना दो तो फिर ख़राब होते होते वो एक दिन मर जाता है, किसी को शक भी नहीं होता है। तो यही किया था मैंने अपने शौहर के साथ। जब उसने मुझसे कहा कि हल्दी वाला दूध पका करके लाओ, तो बस मैंने उसी हल्दी वाले दूध में वो कीटनाशक दवाई जो पहले से इंतज़ाम कर ली थी, हल्की मात्रा में मिला करके दी। उसने वो दूध पिया, उसके साथ जो भी वो अपनी दवाई खाता था। और फिर उस रात उसने, जब वो जहर उसके अंदर गया तो उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगा, और दूध पीने के बाद आधा घंटे के बाद वो मेरे पास आता था। तो उस आधा घंटे में उस दवाई ने असर करना शुरू कर दिया, यानी अब जो उसकी तबीयत थी वो नॉर्मल नहीं रही थी, बदलने लगी थी। तो इस वजह से मेरी जान बच गई, और मैंने सोचा कि जो तरीका मैंने अपनाया है शायद वो काम कर गया है, अब मुझे अपने पति से छुटकारा मिलेगा। मेरे पति ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने उनसे कहा कि सुबह होने दो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और सुबह होते ही मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखा, उनको चेक किया,
और दवाई लिख दी। दवाई उन्होंने खाई, मुझे तो पता था कि किस चीज़ का असर है। अगले दिन फिर मैंने उनको वो दूध पका करके दिया, फिर उसमें मैंने वो दवाई डाल दी। इस तरह से उस दूध में मैं वो दवाई जो कीटनाशक थी देती रही और दिन ब दिन इनकी हालत बिगड़ती रही। मोहल्ले पड़ोस वालों को भी मैंने सब ये बता दिया था कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब है और दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है। तो आस पड़ोस वाले भी यही समझते थे कि मेरे शौहर की जो है वो मौत वो नेचुरल है, लेकिन मैंने अपने पति को जहर देकर मारा था। और इस वजह से मारा था कि मेरा पति महीने में 5 दिन के लिए घर आता था और उन 5 दिनों में मेरे ऊपर वो ऐसी मर्दानगी साबित करना चाहता था कि मैं परेशान हो जाती थी। आप ही बताओ कि क्या आप 1 महीने का खाना 5 दिन में पेट भर के खाओगे तो क्या फिर आपको महीने भर का कोटा पूरा कर लोगे आप? पुलिस वाले बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो बस उस औरत ने कहा कि यही तो मेरा शौहर चाहता था। वो मुझे इस तरह से ट्रीट करता था कि वो समझता था कि उसके बाहर जाने के बाद मैं किसी दूसरे आदमी के साथ फंस जाऊंगी, किसी दूसरे आदमी को मैं जो है वो गलत संबंध बना लूंगी। वो उसके दिमाग में गलत फहमी थी और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मर्दानगी मेरे ऊपर दिखाता था, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ होती थी। मेरे प्राइवेट पार्ट्स में ज़ख्म भी हो जाते थे और मैं परेशान हो जाती थी और फिर दुआ मांगने लगी कि अल्लाह ताला या तो इसका एक्सीडेंट हो जाए या मर जाए। लेकिन ये मर भी नहीं रहा था, इसका एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा था और फिर मजबूरन अपने शौहर को मुझे खुद मारना पड़ा और इसलिए मैंने उसको जहर देकर के मारा है। तो इस तरह के हालात भी दोस्तों कभी बन जाते हैं। बीवी के ऊपर मर्दानगी दिखाने के लिए आप दवाइयों का सेवन करो या इस तरह का जो है वक्तिया तौर के लिए आप किसी ऐसी दवाई का शक्तिवर्धक, तो इन चीज़ों से वक्तिया तौर पर आपको 1 दिन में 2 दिन के लिए वो आपको थोड़ी बहुत टाइमिंग का इशू या आपके जो है ना वो प्राइवेट पार्ट्स में सख्ती वो वक्तिया तौर पर तो आ जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो दवाइयाँ इस तरह की होती है कि आपको अंदर तक खोखला कर देती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और कहीं ना कहीं अगर कोई परेशानी है तो आपको इस विषय में किस तरह से बीवी के साथ पेश आना है, और अगर आपके अंदर कहीं कोई कमजोरी है, आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है, तो किस तरह से उसके साथ आपको वक्त गुजारना है, उसके लिए आपको हम सलाह मशवरा और कुछ चीज़ें ऐसी जेन्युइन बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। लेकिन अगली किसी वीडियो में मैं आपको फुल एक इस तरह का तरीका बताऊंगा कि आप अपनी बीवी के साथ लंबे टाइम के लिए वक्त भी गुजार सकते हैं और जिससे आपकी बीवी आपसे नाराज़ या परेशान नहीं होगी बल्कि खुश होगी और कहेगी वाकई मेरा पति एक बेहतरीन मर्द है। तो चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है खुर्शीद भाई जी। राम राम, मैं रवि सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रहता हूं और उज्बेकिस्तान में रह करके आपकी कहानी को सुनता हूं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, वेरी नाइस स्टोरी आपकी। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। ऐसे लोगों पे विश्वास करने के बाद भाई जी हमने एक ही बात सीखी है कि किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें दर्द ही देगा। ठीक है जी, आगे फिर कमेंट आता है खुर्शीद भाई जी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मैं अकोला महाराष्ट्र हदाला परवीन अच्छा जी, हरनाम सिंह, अच्छा जी हरनाम सिंह है ये अलीगढ़ से। भाई खुर्शीद अस्सलाम वालेकुम। लड़की ने सही नहीं किया, बेटी माँ बाप की इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त नहीं तो कुछ भी नहीं। जावेद अली हशमत पत्नी है फरमाना, बेटा है अनस, बेटी है सुमैया, छोटा बेटा है हम्माद लोनी गाजियाबाद से। लाला राम जाट बेटा ही हो गई, धर्म पत्नी है संतोष, जिला जयपुर, गाँव जिला जयपुर, गांव जोबनेर जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, जोबनेर जैसी करनी वैसी भरनी। और राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल, पत्नी है ममता बैंसला बगौल, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा। दानिश अंसारी सरदना मेरठ से है। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।